नहीं तो सपा की सरकार याद करिए 2017 से पहले, चाहे झांसी हो, चाहे काशी हो, चाहे गाजीपुर हो, चाहे गाजियाबाद हो, चाहे सोनभद्र हो, चाहे सहारनपुर हो, सपाइयों का नारा खाली प्लाट हमारा रहता था कि नहीं रहता था। जिस गाड़ी में सपा का झंडा उस गाड़ी में बैठा गुंडा, ये शब्द कहे गए हैं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से। ये शब्द कहे गए हैं समाजवादी पार्टी के लिए। ये शब्द कहे गए हैं उत्तर प्रदेश में जब एक वक्त समाजवादी पार्टी सत्ता में रही तो किस तरह से गुंडई होती हुई नजर आई। तो सबसे पहले यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य का वो भाषण आपको सुना देते हैं और इस भाषण के जरिए वह मैनपुरी से मौजूदा समय में सांसद यादव कुनबे की बड़ी बहू डिंपल यादव को बड़ी चुनौती दे रहे हैं। सुनिए जरा केशव प्रसाद मौर्य ने किस तरह से ललकार अब लगा दी है समाजवादी पार्टी के खिलाफ। देखिए, यह देश को 5 साल नहीं, देश को 100 साल आगे ले जाने वाला चुनाव है। सपा बसपा कांग्रेस के लोग घबराए हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम यूपी की 80 लोकसभा सीटें जीत रहे हैं। 2 चरण के चुनाव हुए, सपा बसपा कांग्रेस का खाता नहीं खुला। मालूम है कि नहीं आप लोग, खबर आई कि नहीं आई? इधर खाता नहीं खुला, साइकिल पंचर हो गई, हाथी उड़ गया, पंजे को जनता ने मरोड़ करके बाहर कर दिया। मैं नहीं जानता यहाँ सपा वाला लड़ रहा है कि यहाँ कांग्रेस वाला लड़ रहा है। कौन लड़ रहा है? हा? कांग्रेस। ये खाते में आई, कांग्रेस के खाते में सीट आई है। लेकिन कांग्रेस तो सपा बसपा कांग्रेस तीनों आईसीयू में पड़ी हुई है। इनको कोई ऑक्सीजन देगा क्या? जोर से बताओ, देगा क्या कोई ऑक्सीजन? इनको ऑक्सीजन नहीं देना है। नहीं तो सपा की सरकार याद करिए 2017 से पहले, चाहे झांसी हो, चाहे काशी हो, चाहे गाजीपुर हो, चाहे गाजियाबाद हो, चाहे सोनभद्र हो, चाहे सहारनपुर हो, सपाइयों का नारा खाली प्लाट हमारा रहता था कि नहीं रहता था। सपा की जब सरकार थी, जिस गाड़ी में सपा का झंडा उस गाड़ी में बैठा गुंडा। बताओ रहता था कि नहीं रहता था? सही बताओ, मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? जिस गाड़ी में सपा का झंडा उस गाड़ी में बैठा गुंडा। सपा की सरकार में गुंडागर्दी, अपराध, माफियागिरी यह सब आम बात थी। लेकिन अभी श्री अखिलेश यादव जी कुछ दिन पहले एक माफिया की मौत हो गई बीमारी से, यही बुंदेलखंड की जेल में बंद था। अब श्री अखिलेश यादव जी उस माफिया की कब्र पर फतीहा पढ़ने गए थे। मालूम है आप लोगों को? जिनको मालूम है जरा हाथ उठा के बताओ, मालूम है? अब एक बात और, मैं इधर वालों को नहीं मालूम, क्या मालूम है? अब एक फतीहा पढ़ने वाले श्री अखिलेश यादव जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय बाबूजी कल्याण सिंह जी थे, उनकी भी मृत्यु हो गई थी। प्रोटोकॉल के अनुसार उनका शव विधानसभा के परिसर में लाया गया था। आपने सुना कि केशव प्रसाद मौर्य साफ तौर पर यहाँ पर गुंडे की सरकार कहते हुए नजर आए हैं सपा की सरकार को। और अब केशव प्रसाद मौर्य ये भी कह रहे हैं कि मैनपुरी से डिंपल यादव की हार तो पक्की है। क्या वाकई में डिंपल यादव मैनपुरी से हार जाएंगी या फिर उस विरासत को बचाती हुई नजर आएंगी जिस विरासत को नेताजी ने अब तक बचा के रखा था, और उसी सीट से डिंपल यादव उपचुनाव लड़ती हैं, जीत हासिल कर लेती हैं और अब एक बार फिर से मैदान में है। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशु राठौर। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरह से जब नेताजी इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए, इस सीट पर जो उपचुनाव हुए तब बीजेपी की तरफ से रघुराज सिंह शाक्य को मैदान में उतारा गया था। रघुराज सिंह शाक्य को डिंपल यादव ने 2,88,000 मतों के अंतर से हरा दिया था। लेकिन अब डिंपल यादव के सामने बीजेपी की तरफ से जयवीर सिंह ठाकुर हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने उस वक्त भी कहा था कि नेताजी के चलते हमने इस सीट से चुनावी प्रचार नहीं किया, लेकिन इस बार इस सीट पर जब चुनाव होंगे तो कमल ही खिलेगा। तो क्या वाकई में मैनपुरी में कमल खिलता हुआ नजर आएगा? जो जिस तरह से कमल लेकर मैदान में उतर आए हैं जयवीर सिंह ठाकुर, तो वहीं डिंपल यादव साइकिल पर एक बार फिर से यहाँ पर दौड़ती हुई नजर आ रही है। क्या वाकई में सपा की साइकिल यहाँ से एक बार फिर से दौड़ेगी या नहीं, ये सवाल लगातार उठ रहे हैं। सवाल यहाँ पर रहेंगे हमारे सहयोगी अमन जी से कि आखिरकार डिंपल यादव मैनपुरी से
इस बार जीत हासिल कर पाएंगी। कहा तो यह भी गया था एक वक्त कि इमोशनल कार्ड कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से खेला गया क्योंकि नेताजी नहीं है, लेकिन क्या वही इमोशनल कार्ड फिर से खेला जा रहा है? मैनपुरी में देखा जाए तो 5 विधानसभा सीटें हैं और पांचों ही विधानसभा सीटों पर हम देख रहे हैं शिवपाल सिंह यादव, अखिलेश यादव दौरा कर रहे हैं और ऐसे में परिवार का हर एक सदस्य इस सीट पर जीत हासिल करने के लिए उतर आया। बात यहां पर डिंपल की बेटी अदिति को लेकर भी कर ली जाए। ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य जिस तरह से कह रहे हैं कि डिंपल की हार पक्की है, इस विरासत को वह नहीं बचा पाएंगी, क्या वाकई में डिंपल यादव इस बार इमोशनल कार्ड खेलते हुए भी इस सीट से जीत हासिल नहीं कर पाएंगी? देखिए, बिल्कुल मैनपुरी की बात को लगातार इसलिए भी कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से क्योंकि बीजेपी के लिए ख्वाब है मैनपुरी में चुनाव जीतना। आप देखिए 2014 और 19 की बात करें तो मोदी लहर के बावजूद बीजेपी ने तमाम कोशिशें की, तमाम कह सकते हैं हथकंडे अपनाए, लेकिन उनके हाथ में जीत नहीं लगी। 2022 में भी जब उपचुनाव होता है मैनपुरी पर तब भी तमाम कोशिशें की जाती हैं, लाख कोशिश के बावजूद भी बीजेपी को जीत नहीं मिलती। तो आप समझ सकते हैं कि जो उनका दबदबा रहा है यादव परिवार का वो इस तरह का है कि वहाँ पर कोई भी प्रत्याशी उतरे उसको हार का सामना करना पड़ता है। और यहाँ पर लगभग जब भी चुनाव हुआ है, अगर देखा जा रहा है 90 के बाद से, तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी की जीत देखने को हमेशा मिलती रही है। तो इस बार भी ऐसा माना जा रहा है कि डिंपल यादव को ही यहाँ पर जीत मिलना तय है क्योंकि अगर 2022 का उपचुनाव भी आप देखेंगे प्रांशी तो वहाँ पर नजर आता है कि लगभग 3-3.5 लाख के आसपास वोटों से डिंपल यादव चुनाव जीती हुई नजर आई थी। तो अपने आप में बहुत बड़ा कह सकते हैं अंतर कहीं ना कहीं नजर आता है। ऐसे में जिस तरह से प्रत्याशी उतारा गया बीजेपी की तरफ से, केशव प्रसाद मौर्य इस तरह की बात करते हुए नजर आते हैं तो उन्हीं को यहाँ से उतर जाना चाहिए चुनाव मैदान में। वो शायद यहाँ से जीत दर्ज करते हुए नजर आते हैं, इस तरह की बात बोलते हुए नजर आते हैं कि कुछ भी कह सकते हैं बयानबाजी देते हुए नजर आते हैं, विवादित भाषण देते हुए नजर आते हैं कि तुलनात्मक जो अध्ययन है वो भी किस तरह से करते हैं, ये भी कह सकते हैं कि ज़रूर समाजवादी पार्टी की तरफ से इस पर आपत्ति दर्ज की जाए कि इस तरह का गुंडा का शब्द यूज़ करना, इस तरह की बातें कहना अपने आप में आपत्तिजनक शब्द हैं। और जाहिर बात है कि सपा ज़रूर इस पर आपत्ति करेगी, लेकिन सिर्फ भाषा ही नहीं, अगर हम ज़मीनी स्तर पर काम देखें तो बीजेपी उतनी ताकतवर नहीं है कि यहाँ पर अपने कह सकते हैं कि जो सबसे ताकतवर कह सकते हैं उनके प्रतिद्वंदी हैं सपा, उसको हरा पाए। और डिंपल यादव के साथ में तो वैसे भी एक इमोशनल कार्ड आ जाता है कि वो मुलायम परिवार से हैं, मुलायम परिवार की बहू हैं, अखिलेश यादव की पत्नी हैं, तो जाहिर बात है कि एक अटैचमेंट लोगों का वैसे भी हो जाता है। और ऐसे में तमाम जो परिवार है, चाहे उनकी बेटी अदिति की बात करें, अखिलेश की बात करें, शिवपाल यादव की बात करें और ख़ुद डिंपल यादव की बात करें, लगातार जिस तरह से लोगों के बीच जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, जाहिर बात है कि उनका एक माहौल यहाँ पर बनता हुआ नजर आता है। और जातिगत जो समीकरण है वो भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं डिंपल यादव के साथ में, इसीलिए यहाँ पर बीजेपी का चुनाव जीतना हर बार ख्वाब की तरह ही बनकर रह जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर अखिलेश यादव के सपने के बारे में बात कर ली जाए तो वह 62 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारते हुए नजर आए, 17 पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों को उतार दिया है। ऐसे में 62 में से कितनी सीटें सपा की झोली में आती हुई आपको नजर आ रही है इस बार? देखिए, ये तो खैर बहुत मुश्किल है कहना, लेकिन हाँ ये जरूर कहा जाएगा कि समाजवादी पार्टी या साथ में इंडिया गठबंधन जिस तरह से अपनी भूमिका बनाने में लगे हुए, अपने आप को मजबूत करने में लगे हुए, जमीनी स्तर पर लगातार काम कर रहे हैं, ऐसा जरूर है कि बीजेपी के लिए मुश्किलें पेश आ सकती हैं। बीजेपी को जिस तरह लग रहा था कि कंफर्टेबल तरीके से वो चुनाव जीत जाएंगे यूपी के अंदर, अब वैसा नहीं लग रहा है क्योंकि 16 सीटों पर जो मतदान हुआ है अभी तक 2 चरणों में, उनमें जिस तरह से सर्वे आ रहे हैं, रिपोर्ट्स आ रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी के लिए कह सकते हैं पश्चिम यूपी में अपनी जीत बचाना मुश्किल हो सकती है, अपनी जो सीटें थी वो बचाना मुश्किल हो सकती है। ऐसे में कई तरह की बातें उठ रही हैं कि 16 में से तकरीबन 8 से 10 सीटें जो है वो इंडिया गठबंधन खाते में जाती हुई दिखाई पड़ती है। लेकिन देखिए, ये तो सिर्फ अनुमान है, अनुमानित चीज़ें हैं, लेकिन जब 4 जून को इस पर कह सकते हैं कि पूरी तरह परिणाम सामने आएगा तभी हम कुछ कह सकते हैं। लेकिन हाँ ये ज़रूर कहेंगे बीजेपी के लिए इस दफ़ा चुनाव जीतना उतना आसान नज़र नहीं आ रहा है। देखिए, फिलहाल देखा जाए बीजेपी जिस तरह से 400 का पार आंकड़ा रखती हुई नजर आई है और ऐसे में यहाँ पर 80 लोकसभा सीटें जो उत्तर प्रदेश की सियासत में है, क्या 80 में से यहाँ पर 40 सीटों पर भी जीत हासिल करना आसान हो पाएगा सपा के लिए या फिर नहीं? अगला सवाल यहाँ पर अक्षय से लेना चाहेंगे। जिस तरह से डिंपल यादव को लेकर दावे किए जा रहे हैं, जो डिंपल यादव यहाँ की जनता से वादे कर रही हैं, क्या वो वादे उन्हें यहाँ से जीत दिला पाएंगे या फिर जयवीर सिंह ठाकुर जिस तरह से बीजेपी ने अपने प्रत्याशी को उतारा है, जयवीर सिंह ठाकुर जीत बोल पाएंगे? क्योंकि इस सीट पर जो कब्जा देखने को मिला है 26 से 28 सालों से मुलायम सिंह यादव के परिवार का देखने को मिला है।
बिल्कुल, देखिए इस बात में भी कोई दौराय नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ मुझे लगता है अहम हो जाएगी डिंपल यादव की ओर से, कि अगर अभी आप देखेंगे तो डिंपल यादव लोकसभा का उपचुनाव जीतकर मैनपुरी से सांसद बनी थी। एक और बात उनके पास कहने के लिए मैनपुरी की जनता से ये है कि अभी जो आपने उपचुनाव में मेरा समर्थन किया, मतदाता के तौर पर मुझे सदन तक पहुँचाया अपनी मैनपुरी वाले संसदीय क्षेत्र से, वहाँ मुझे पर्याप्त समय नहीं मिला, वहाँ मुझे करीबन 1.5 से 2 ही साल मिले। ऐसे में यहाँ आप एक बार मुझे और मौका दें और इस बार पूरे 5 साल के लिए मौका दें, तो कहीं ना कहीं ये है। और साथ में जो एक परंपरागत वोट बैंक रहा है, अब देखिए आप तमाम दर्शकों के सामने आपने भी जिक्र किया, करीब 25 से 30 सालों से मैनपुरी पर अखिलेश यादव, ये कहें कि सपा परिवार का कब्जा रहा है। पहले मुलायम सिंह यादव, फिर अखिलेश यादव यहाँ से सांसद के तौर पर चुनते आए। इसका प्रमुख कारण ये रहा कि मुलायम सिंह यादव ने जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी पकड़ बनानी शुरू की, फिर जाकर के सपा का गठन उन्होंने 90 के दौर में किया। 90 का वो आगाज ही था जब सपा का उन्होंने यहाँ पर गठन किया था, और फिर उत्तर प्रदेश में उनकी सियासी जमीन लगातार ही मजबूत होती चली गई। यही कारण था कि सपा कई बार यहाँ मुख्यमंत्री बनाने में कामयाब रही, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे मुलायम सिंह यादव हो। और फिर जाकर के यहाँ कई ऐसे क्षेत्र हैं आज भी जहां समाजवादी पार्टी का बहुत ही बड़ा, बहुत मजबूत वोट बैंक है। मैनपुरी इसमें से एक आता है। अब देखिए अखिलेश यादव ने जहां तक मुझे जहन में आता है 2004 में पहली बार लोकसभा चुनाव मैनपुरी से लड़ा था और जीत भी हासिल की थी, जिसका प्रमुख कारण यह था कि मैनपुरी से जब वो उतरे तो जो परंपरागत वोट बैंक था वो बेहद मजबूत था। और आज भी 20 साल बाद अखिलेश के पहले चुनाव के भी मजबूत स्थिति मैनपुरी में सपा के वोट बैंक की है। तो पल्लवी माफ कीजिएगा, पर डिंपल को लेकर के जो आपने यहाँ पर बातों का जिक्र किया कि जो तमाम वायदे अब डिंपल यहां पर करती नजर आ रही हैं मैनपुरी की जनता से, उन्हें लेकर यहां संभावना पूरी है कि जनता उन पर विश्वास भी करेगी और एक बार फिर उन्हें अपने इस मैनपुरी से लोकसभा में सांसद के तौर पर भी पहुंचाएंगे। अब यहाँ पर सवाल अगर वोट बैंक को लेकर किया जाए तो यादव वोट बैंक यहाँ पर भारी संख्या में देखने को मिलता है, और इस यादव वोट बैंक के साथ साथ मुस्लिम वोट बैंक भी है और बाकी के अन्य भी है। और अब यहाँ पर शाक्य वोट बैंक को लेकर भी बात कर ली जाए तो शाक्य वोट बैंक भी है। ऐसे में यहाँ पर अब ये सवाल बन जाते हैं कि जयवीर सिंह ठाकुर हो या फिर बहुजन समाज पार्टी से उतारे गए प्रत्याशी हो, क्या यहाँ पर वोट बैंक कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए छिटकते हुए नजर आ सकते हैं इस बार? अगला सवाल यहाँ पर तनुज से लेना चाहेंगे। जिस तरह से यादव परिवार यादव वोट बैंक और मुस्लिम वोट बैंक को साधते हुए नजर आए, एमवाई फैक्टर क्या इस बार यहां पर मैनपुरी सीट पर छिटकता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि बीजेपी इस बार अपने प्रत्याशी को आगे कर दी है? देखिए इस बार कहीं ना कहीं मैनपुरी में कांटे की टक्कर तो देखिए बताई जा रही है, लेकिन नेताजी का देखिए इसको गढ़ कहा जाता था और यहाँ से नेताजी खुद देखिए बतौर सांसद चुने गए थे कई बार और विधायक भी यहाँ से चुने गए हैं। तो कहीं ना कहीं मैनपुरी सीट पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के कब्जे में है। बीजेपी के लिए इस सीट को हराना वाकई में बहुत ज़्यादा नामुमकिन सा दिखाई दे रहा है। भले देखिए कांटे की टक्कर भले ही हो सकती है, लेकिन बीजेपी इस सीट को अखिलेश यादव के हाथ से, डिंपल यादव के हाथ से छीन ले, समाजवादी पार्टी के हाथ से छीन ले, बहुत मुश्किल है। और आपने बात करी मुस्लिम और यादव फैक्टर की, तो पूरी तरह से देखिए मैनपुरी में वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के साथ है और यादव जितने भी हैं उधर वो बहुत ज़्यादा देखिए सपोर्ट जो है नेताजी को करते आए हैं शुरुआत से। और कहीं ना कहीं इस बार डिंपल यादव के साथ सिंपैथी भी नज़र आती है। और बीजेपी देखिए कितना भी प्रयास वहाँ से कर ले, कितना भी जोर लगा ले, कितना भी कैंडिडेट अच्छा उतार ले, लेकिन इस बार इसमें कोई बात हकीकत नहीं है कि बीजेपी इस बार जो सबसे ज़्यादा उसकी पकड़ हो रही है वो उसके कामों को लेकर हो रही है कि इस बार बेरोजगारी सबसे ज़्यादा मुद्दा है, महंगाई सबसे ज़्यादा मुद्दा है। तो इस बार जनता देखिए आपने देखा भी होगा कि बीजेपी के ऐसे कई नेता हैं जो जाते हैं वोट मांगने के लिए, लेकिन वोट मांगने के दौरान उन्हें गाँव में, शहरों में घुसने नहीं दिया जाता, उन्हें वापस भेज दिया जाता है। उनसे पूछा जाता है कि आप यहाँ पर 5 साल के बाद आ रहे हैं, आप वोट मांगने क्यों आए हैं? तो कहीं ना कहीं बीजेपी इस बार कहीं ना कहीं अपने शिकंजे में फंसती नजर आ रही है। और बात रही मैनपुरी सीट की, तो उसमें कोई दोहराई नहीं है, नेताजी का गढ़ है, ये सीट डिंपल यादव के खाते में ही जाएगी। देखिए अभी फिलहाल देखा जाए केशव प्रसाद मौर्य ने जिस तरह से चुनौती दी है डिंपल यादव को, ऐसे में सवाल यहाँ पर यह भी बन जाता है वो केशव प्रसाद मौर्य जो खुद सिराथू सीट से हार जाते हैं पल्लवी पटेल के सामने, जब सपा के टिकट पर वह चुनाव लड़ती हुई नजर आती है। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य इस तरह से बार बार मैनपुरी पर जो बात रख रहे हैं, क्या मैनपुरी सीट वाकई में समाजवादी पार्टी के खाते में जा पाएगी या फिर नहीं? अगला और आखिरी सवाल यहाँ पर दिनेश से लेना चाहेंगे। केशव प्रसाद मौर्य को लेकर डिंपल यादव ने भी एक वक्त कहा था, जब उनसे सवाल पूछा गया कि अगर केशव प्रसाद मौर्य उतरते हैं तो वह क्या कुछ कहना चाहेंगी, वह साफ तौर पर कहती हैं कि कोई भी प्रत्याशी आए लेकिन हमारी एक मजबूत दावेदारी जरूर है।
बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में यदि समाजवादी पार्टी को देखा जाए तो सबसे बड़ा विपक्षी दल है और इसी आधार पर 62 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर अखिलेश यादव ने जो घेराबंदी करने की कोशिश की है, एक तरफ बदायूं से आदित्य यादव को चुनावी मैदान में उतारा गया है, मैनपुरी से डिंपल चुनाव लड़ रही हैं, कन्नौज से खुद मैदान में उतरे हैं, आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव चुनाव में है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कोशिशें ये हैं कि उस किले को भेदा जाए जहाँ पर लगातार उनकी मजबूत छवि रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपर्णा यादव को साथ लेकर भी यहाँ पर कहीं ना कहीं यादव परिवार का प्रभाव कम करने की कोशिशें की थी। मैनपुरी से उनको चुनाव लड़ाने की तैयारियां थी, लेकिन उन पर कहीं ना कहीं विराम लगा यहाँ पर अपर्णा यादव ने। लेकिन यहाँ जो स्थिति बन रही है मैनपुरी को लेकर के, लगातार जो है कहीं ना कहीं नेताजी मुलायम सिंह यादव मजबूत एक कद्दावर नेता के तौर पर रहे हैं, वोट बैंक का फायदा उठाते रहे हैं और इसके साथ साथ ही कहीं ना कहीं इन सीटों के ऊपर अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिलता है। हमने पिछले दिनों देखा कि जिस तरीके से कन्नौज से अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया, उस दौरान फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, इटावा, मैनपुरी, ये तमाम ऐसी सीटें हैं, बदायूं भी उसी क्षेत्र में आती है। ये ऐसी सीटें हैं जहां पर कार्यकर्ताओं में एक नए जोश की उमंग देखने को मिली और उन्होंने कहा कि हम अब फिर से नेताजी के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनके लिए काम करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं इस वोट बैंक का फायदा उठाने की कोशिश अखिलेश यादव कर रहे हैं और जाहिर तौर पर इस पूरे इलाके में यहाँ पर जितने भी सीटें आती है, समाजवादी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ती हुई दिखाई देगी। अब यही देखना होगा कि समाजवादी पार्टी जो 62 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतार दी है, क्या इन 62 सीटों में से वो सीटें जो सपा का गढ़ मानी जाती हैं, जैसे कि बदायूं सीट है, इसके अलावा मैनपुरी तो है ही और वहीं आजमगढ़ भी है और ऐसे में कन्नौज सीट भी है। तो अब यहाँ पर यही देखना होगा कि अखिलेश यादव ने जिस तरह से ऐन मौके पर सूची जारी करते हुए नजर आए हैं उम्मीदवारों की, लेकिन बाद में वह उम्मीदवारों को बदलते हुए भी देखे जाते हैं। तो क्या अखिलेश यादव की ये रणनीतियां इस बार रंग ला पाएंगी या फिर नहीं? क्या अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव एक बार फिर से मैनपुरी से सांसद बन पाएंगी या नहीं? ये बड़ा सवाल लगातार उठ रहा है। आने वाले दिनों में देखना होगा जब तीसरे चरण में यानी कि 7 मई को लोकसभा चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया संपन्न होगी, तो क्या यहां से डिंपल यादव के पक्ष में मतदान ज्यादा होगा या फिर मायावती के जो प्रत्याशी हैं वो उस वोट बैंक को छिटकाते हुए नजर आएंगे या फिर यहां पर बीजेपी बाजी मारती हुई देखी जाएगी? 4 जून को जब नतीजे सामने आएंगे तब देखना होगा कि आखिरकार मैनपुरी सीट किसके खाते में जाती है, बीजेपी के खाते में या फिर समाजवादी पार्टी के खाते में। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है? आखिरकार इस बार मैनपुरी से सांसद किसे होना चाहिए? एक बार फिर से डिंपल यादव या फिर जयवीर सिंह ठाकुर को? तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।